नमस्कार। तो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किए थे। आज हम लोग सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले ही लिख चुका है, लिख दिए हैं। तो इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने में कम से कम 5 मिनट समय लगता है। हम नहीं चाहते हैं कि आप क्लास देखते हुए 5 मिनट समय गंवाएं। आप क्वेश्चन है यहाँ पे, आप कभी भी पॉज करके उसको वीडियो को देख लीजिएगा। हम अभी समझा देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो यही है, सारी क्वेश्चन हम जो पढ़ाए हैं उसमें से पूछी जाएंगे। समझ गए? ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम कल उस सब डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आज का है सब्जेक्टिव टाइप का यही, विकास की धारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यों होती है, उदाहरण सहित समझाया। बताइए। ये हम बार बार आपको बता चुके हैं कि हर एक आदमी के लिए विकास सेम नहीं हो सकता है। हर एक लोगों के लिए उनकी सोच के अनुसार उनका विकास होता है। गरीब मजदूर के लिए कुछ और, बड़ा बिजनेसमैन के लिए कुछ और, एक फुटबॉल प्लेयर के लिए कुछ और। समझ गए? इसलिए यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की धारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यों होती है। बताइए क्यों? क्योंकि उनका सोच अलग अलग होता है। उदाहरण सहित समझाएं। तो इसका आंसर देखिए, विकास की धारणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है क्योंकि उनके जरूरतों की आकांक्षाएं यानी चाहत और जीवन की परिस्थितियां भिन्न होती है। यानी वो कैसे रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उनके क्या इच्छाएं हैं उस पर भी डिपेंड करता है। समझ गए? एक गरीब मजदूर ये नहीं सोच सकता है कि भाई हमको 100 करोड़ रुपया का मुनाफा हो, कभी नहीं सोच सकता है क्योंकि उसका परिस्थिति कुछ और है। एक बिजनेसमैन कभी नहीं सोच सकता है कि हम 2 वक्त का रोटी मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 वक्त का रोटी क्या, वो बैठा बैठा पूरा जीवन भर खा सकता है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार सबकी सोच भी अलग होती है तथा उनकी आकांक्षाएं। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, अगर वो नहीं चाहेगा कि हमको 100 करोड़ का मुनाफा हो, वो चाहेगा कि हमको 1 करोड़ का ही मुनाफा हो, तो क्या उसके लिए डेवलपमेंट वही होगा। इसलिए परिस्थितियां तथा आकांक्षाएं लोगों की अलग अलग होती है, इसलिए विकास की धारणाएं लोगों के लिए अलग अलग होती हैं। यही सबसे मेन आंसर है। तो हम फिर से पढ़ाते हैं। विकास की धारणा अलग अलग होती है, लोगों के लिए अलग अलग होती हैं क्योंकि उनके जरूरतों की इच्छाएं, आकांक्षाएं और जीवन की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का मतलब है अधिक मजदूरी, बेहतर काम के दिन और सामाजिक समानता। समझ गए? समझ गए? क्या हो सकता है भूमिहीन मजदूर के लिए विकास? तो अधिक मजदूरी, यही ना कि 100 करोड़ रुपए का कमाने के लिए सोचेगा, नहीं, बस यही होगा। बेहतर काम मतलब उसको कोई अच्छा काम मिल जाए, और सामाजिक समानता, उसको समाज में उसको धिकारा नहीं जाए, उसको कोई उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, वही चाहेगा कि हम सभी के जैसे सबको सम्मान मिलता है, हमको भी वही सम्मान दिया जाए। सम्मान, सामाजिक समानता। इसके विपरीत एक किसान के लिए विकास का लक्ष्य और अपनी फसल को मतलब एक किसान का प्रकार यह भी हो सकता है कि उसके लिए विकास क्या हो, अपनी फसल का बेहतर मूल्य, अच्छी सिंचाई की सुविधा और सस्ता श्रम। यानी एक ऐसे भी किसान, उससे जो गरीब मजदूर, बेरोजगार, भूमिहीन मजदूर है, उससे कोई किसान बेहतर होता है जिसके पास कुछ जमीनें होती हैं। तो उसको क्या चाहत होगा कि उसका जो फसल है उसका मूल्य दुगना हो जाए, उसको सस्ता लेबर मिल जाए, मतलब सस्ता मजदूर मिल जाए। ये ना होगा। सस्ता श्रम का मतलब ये होता है, सस्ता श्रम मतलब वही सस्ता लेबर। देखो, हम आप लोगों को एक सिलेबस से हटकर कुछ बात बताएंगे, पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सस्ता श्रम मतलब सस्ता लेबर, सिंचाई की सुविधा, अच्छी सिंचाई की सुविधा मतलब उसका खेत का पटवन बढ़िया से हो जाए, एक वैसा मजदूर जिसके पास जमीन हो। समझिए? वो एक वैसा किसान जिसके पास जमीन हो। समझ गए? मजदूर के लिए तो भाई
उसका चाहत अलग था, लेकिन इस किसान के लिए चाहत अलग हो गई। इसी तरह एक शहरी शिक्षित बेरोजगार युवा के लिए नौकरी ही सबसे महत्वपूर्ण विकास का लक्ष्य हो सकता है। अब जो किसान नहीं है, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार जो शहर में रह रहा है, उसके लिए क्या विकास हो सकता है कि वो एक नौकरी अच्छा पा ले, बस यही ना। इसलिए हर एक आदमी के उसके परिस्थिति तथा उसकी आकांक्षाएं के अनुसार विकास का धारणा अलग अलग होती है, रहती हैं, हो सकती हैं। समझ गए? यही है इस क्वेश्चन में। हम आप यही सिखाना चाहते थे कि अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश हो जाएगा मतलब, लेकिन तभी भी सीख लीजिए। इन दोनों में अंतर क्या है? ये हो गया लेबर, ये हो गया लेबरर। लेबर वही हो, लेबर मतलब हो गया आपका श्रम या काम, ये हो गया श्रमिक या काम करने वाला। तो हम यही सिखाना चाहते हैं कि आप लोग जिसको लेबर बोलते हैं वो एक्चुअली में लेबर नहीं, लेबरर होता है। लेबर मतलब काम हो गया। तो काम कोई आदमी का भाई कैसे कर सकते हैं? काम और आदमी दूसरा मतलब दूसरा चीज़ हो गया। तो जो काम करता है उसको लेबरर कहते हैं, लेबर नहीं, लेबरर। लेबर मतलब तो काम हो गया, लेबरर मतलब जो काम करता है। तो हम लोग जो खेत में मजदूर काम करते हैं उसको लेबर नहीं, लेबरर कहा जाता है। समझ गए? तो ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के तुलना के लिए औसत आय का महत्वपूर्ण मापदंड। औसत आय का नहीं, एक औसत आय एक महत्वपूर्ण मापदंड क्यों है? इसकी सीमाएं क्या हैं? तो बताइए, क्या आप किसी भी देश का विकास उसकी औसत आय से निकाल सकते हैं? जी जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट तक। इसलिए यहाँ पूछा गया है कि इसकी सीमाएं क्या है। तो बताइए, औसत आय मतलब क्या होगा? औसत आय का मतलब हो गया एवरेज इनकम। औसत आय का मतलब हुआ एवरेज इनकम। तो बताइए, एक देश में कुल पैसा कितना है या एवरेज इनकम वहाँ के लोगों की क्या कितना है, उससे आप उस देश का विकास का माप कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए पर कैपिटा इनकम चाहिए रहता है, और पर कैपिटा इनकम भी पूरी तरह से वैलिड मतलब अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वास्थ्य तथा शिक्षा भी मौजूद नहीं होता। इसमें भी स्वास्थ्य तथा शिक्षा मौजूद नहीं है मापदंड के लिए। मतलब स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे मापदंड मौजूद नहीं है, इसलिए माप के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसकी तुलना करने के लिए ये वैलिड नहीं है एवरेज इनकम। क्यों? क्योंकि इसका आंसर यही है कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का उपयोग देशों के विकास स्तर की तुलना के लिए किया जाता है, क्योंकि यह तुलना एक सरल और सीधा तरीका प्रदान करता है। ये आसान पड़ता है, इसलिए लोग मतलब हड़बड़ गड़बड़ में मतलब जल्दी में किसी देश का तुलना करना है तो यही औसत आय से उसका तुलना कर दीजिए, हो गया। लेकिन अगर पूरा अच्छा से करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य लेकर करना है, तो आप SDI का रिपोर्ट से तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ पर यही है कि इसको मापदंड क्यों है, लेकिन इसके सीमाएं क्या है, क्यों इसको पूरी तरह से नहीं ली जा सकती। तो इसका आंसर यही है कि इस तुलना में तो इसके बदौलत तुलना तो की जाती है, लेकिन विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए कुल आय की तुलना करने पर हमें सही जानकारी नहीं मिलती कि प्रति व्यक्ति क्या उपलब्ध है। इसका यही नहीं हुआ कि भाई एवरेज से तुलना करिए जाएगा तो आपको प्रति व्यक्ति आय वहाँ का कितना है वो नहीं मालूम पड़ेगा। अगर वो नहीं मालूम पड़ेगा तो वहाँ के लोग कितना कमाते हैं वो नहीं मालूम पड़ेगा। तो कैसे, अब जहाँ के लोगों का इनकम ही नहीं पता हो तो वहाँ उस देश का तुलना कैसे किया जाए, बताइए। इसलिए
तुलना करने के लिए एवरेज इनकम नहीं, प्रति व्यक्ति आय उपयोग होता है, बढ़िया से होता है। जिसका मुख्य कारण यही है कि भाई जनसंख्या अलग अलग हो सकता है। हम उस दिन भी बताए थे कि माई कोई 10,000 कमाने के लिए 10 आदमी लग रहा है, एक देश में 10,000 कमाने के लिए 4 आदमी लग रहा है, तो किस देश का आदमी के पास प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा? जहाँ 4 आदमी कमा रहे हैं मिलकर, तो 10 आदमी मिलकर कमा रहा है ना, 10 भाई आई है, 4 आदमी मिलकर 10,000 कमा रहा है, तो यहाँ के लोगों का इनकम अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, तो यही देश अच्छा डेवलप हुआ। विकास के मामले में यही अच्छा देश अच्छा न हुआ। हाँ, इसलिए वहाँ की जनसंख्या, क्योंकि देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है, इसलिए इससे कंपेयर करना हम लोगों के लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती। हालांकि इसकी मुख्य सीमा यही है कि आय के वितरण में मौजूद असमानता, वही कि हो सकता है कि वहाँ के जो धन है, जैसे अपने इंडिया में देश का 10% धन मात्र 2-3 आदमी के पास है, अंबानी अडानी, समझ गए? यही लोगों के पास देश का 10 से 20% धन, हमारा देश का 10 से 20% मात्र 2 आदमी के पास है। सोचिए 140 करोड़ आबादी में देश का 5 से 10% लगभग 10% धन मात्र 2 आदमी के पास है। तो इससे यह जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर आप एवरेज इनकम से किसी देश का तुलना करते हैं उस देश के विकास का, तो इससे यही जानकारी नहीं मिल पाती है कि मौजूदा असमानता, मतलब वहाँ के जो उस देश की जो असमानता है, एक आदमी कमा रहा है 1 करोड़, एक आदमी कमा रहा है 1 रुपया, तो वही असमानता का मालूम नहीं मिल पाता है अगर आप एवरेज इनकम से उस देश का तुलना करते हैं तो। लेकिन आप प्रति व्यक्ति आय से तुलना करेंगे तो मतलब असमानता है, मतलब खत्म हो जाता है, लगभग उसका जानकारी मिल जाता है, समझ गए? यही होता है। यह अन्य महत्वपूर्ण कार्य को जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य को भी अनदेखा करता है। हम शुरुआत में ही बता चुके हैं आपको कि एवरेज इनकम में आपका शिक्षा व स्वास्थ्य का कोई नामे निशान नहीं है। इसलिए किसी देश का कंपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया सूचकांक क्या होता है बताइए? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझ गए? मानव विकास सूचकांक सबसे बढ़िया वही होता है तरीका। HDI से कंपेयर कीजिए, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई भी देश का, समझ गए? एवरेज इनकम के अनुसार इंडिया श्रीलंका से आगे है, लेकिन HDI के अनुसार इंडिया श्रीलंका से पीछे है। तो भाई HDI ही तो बढ़िया होता है। HDI को, अच्छा आप क्वेश्चन पूछते हैं, कल ही पढ़ा है, HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो है पर कैपिटा इनकम से कौन है, मतलब कौन संगठन तुलना करता है पर कैपिटा इनकम से? कल ही पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक, समझ गए? तो तीसरा क्वेश्चन है मानव विकास। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम पहले क्वेश्चन में दे चुके हैं, लेकिन तभी भी हम पढ़ा देते हैं बढ़िया से। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकास के मापने के लिए विश्व बैंक के मापदंड से किस प्रकार भिन्न है? बताइए, फर्क बताइए कि जो एक रिपोर्ट जो है UNDP द्वारा पब्लिश होता है और एक होता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर रहे थे उस समय भी हम ये क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब अगर वर्ल्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है तो वो केवल प्रति व्यक्ति आय को लेकर ही तुलना करती है कई देशों का। अगर रिपोर्ट UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उपयोग करता है कई देशों को तुलना करने के लिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, उसमें होता है प्रति व्यक्ति आय जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है उसका भी होता है, प्लस में स्वास्थ्य का स्थिति तथा शैक्षणिक स्तर, ये दोनों एक्स्ट्रा में इंक्लूड रहती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में।
पर कैपिटा इनकम दोनों में है, वर्ल्ड बैंक में भी और यूएनडीपी में भी, दोनों के रिपोर्ट में भी, समझ गए। लेकिन जब यूएनडीपी होती है दो चीज जोड़ देता है उसका किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य का स्थिति तथा शैक्षणिक स्तर, मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना स्वस्थ है, ये दोनों चीज जोड़कर यूएनडीपी अपना रिपोर्ट जारी करता है। तो यही है, विश्व बैंक देशों के विकास को मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय, देखिए केवल प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है। इसके विपरीत जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, विकास को मापने के लिए एक अधिक व्यापक मतलब क्या हुआ, एक उससे अच्छा, इसके कंपैरिजन में वो ये रिपोर्ट अच्छा होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसमें जुड़ा होता है। ये दोनों जीवन स्तर का मतलब ये वही हो गया, प्रति व्यक्ति आय ही हो गया। जीवन स्तर मतलब ये हो गया, प्रति व्यक्ति आय ही हो गया। तो इसके अलावा ये दोनों रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक में जुड़ा होता है, इसलिए जब यूएनडीपी अपना रिपोर्ट जारी करता है तो वो बेहतर होता है। किसके रिपोर्ट से? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के रिपोर्ट से प्रति व्यक्ति आय के अलावा ये दोनों इसमें जुड़ जाता है, कब? मानव विकास सूचकांक में। ये भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है, समझ गए। इसलिए ये अच्छा होता है। देखो, विकास को मापने के लिए एक अधिक व्यापक मापदंड है, मतलब एक अच्छा मापदंड है। यह 3 प्रमुख संकेतों को ध्यान में रखता है। कौन कौन? स्वास्थ्य की स्थिति, शैक्षणिक स्तर, जीवन का स्तर, यानी प्रति व्यक्ति आय। समझ गया ना? ये क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में भी आया था ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी आ रहा है। इसके पिछला भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन आना मतलब एक 90% चांस बनता है इस क्वेश्चन को आने का, समझ गए। तो यही हम लोगों का 4th क्वेश्चन है। इस पर हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए थे कि भाई हरियाणा का पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी केरल उससे बढ़िया राज्य है। क्यों बताइए? क्योंकि वहाँ के पब्लिक फैसिलिटी अच्छे हैं, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ की शिक्षा अच्छा है, समझ गए। इन्हीं सब चीज़ों के कारण वहाँ के शिशु मृत्यु दर भी अच्छा है, मतलब थोड़ा कम है, समझ गया। इसलिए केरला एक वेल डेवलप्ड स्टेट यानी बहुत ज़्यादा विकास राज्य में से एक है भारत का, समझ गए। तो यही है, इस क्वेश्चन आंसर में भी हम लोग देख सकते हैं इस बात को। केरल में कम प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद उसका मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक हरियाणा से बेहतर है। बेहतर क्यों है? वही रीजन है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ के हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है, मतलब जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राथमिक हॉस्पिटल, प्राथमिक, समझ गया ना, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, विद्यालय। केरल में प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से कम है, फिर भी मानव विकास सूचकांक में उसकी रैंकिंग बेहतर है यानी अच्छी है। इसका कारण यह है कि केरल में अन्य गैर आर्थिक यानी जो चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, समझ गए। अन्य गैर आर्थिक मतलब पैसा से जो चीज खरीदा जा सकता है, गैर मतलब नन, जो नहीं खरीदा जा सकता है, में अन्य गैर आर्थिक संकेतों जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बेहतर प्रदर्शन किया है। केरल में साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर हरियाणा की तुलना में कई अधिक है, जो जीवन के गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि
मानव विकास, जो ह्यूमन को एक अच्छा चाहिए, बार बार बोल रहे हैं पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है, पैसा का विकास ही सब विकास नहीं होता है। जो चीज़ पैसा से नहीं हो सकता है, जो विकास, उसमें केरल बहुत आगे है, हरियाणा से कई चीज़ों में बेहतर है। इसलिए हरियाणा डेवलप्ड स्टेट है, मतलब विकसित राज्य है। क्यों? वही है भाई, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर वहाँ कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है। समझ गए? ये हम दूसरी तीसरी लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा कोई पढ़ाना नहीं है, एक आसान क्वेश्चन था, ये भी आना थोड़ा हो सकता है दे दे। तो इस क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का भी डिस्कस हमने कर चुका है पहले ही। समझ गया? औसत का उपयोग करने के लिए सीमाएं हैं, सीमाएं क्या हैं, मतलब औसत का उपयोग करने के लिए क्या सीमाएं हैं, आपको पता ही है। जनसंख्या, उदाहरण के लिए, उदाहरण के साथ समझा, मतलब उसका समझाइए उदाहरण के साथ कैसे, मतलब एक औसत इनकम, एवरेज इनकम किसी देश को तुलना करने के लिए सही नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। औसत हमें यह जानने में मदद करता है कि किसी समूह में औसतन आय, मतलब औसतन क्या हो रहा है, लेकिन यह वितरण की असमानता को नहीं दिखाता, मतलब वो ये नहीं दिखाता है कि किसके पास कितना पैसा है। समझ गया? कोई गरीब आदमी के पास बहुत 1 रुपया हो सकता है, कोई अमीर आदमी के पास 1 करोड़ रुपया हो सकता है उस देश का, तो औसत आय उन दोनों को बराबर ही दिखाएगा। समझ गया? औसत समझते हैं ना, एवरेज, उसी को वो बराबर ही दिखाएगा। लेकिन हो सकता है कि उस देश का आय, मतलब गरीब आदमी का आय हो गया 1 रुपया, उसके पास 1 करोड़ रुपया, ये औसत आय कभी नहीं दिखाएगा। यही कारण है कि औसत का उपयोग करने का कुछ सीमा है। समझ गया? उदाहरण के लिए, यदि 2 देशों की औसत आय समान है, मान लीजिए 2 देशों का औसत आय सेम है, तो इनका यह मतलब नहीं कि दोनों देशों के लोग समान रूप से संपन्न है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन दोनों देशों के लोग, उन दोनों देशों के लोग समान रूप से संपन्न है, मतलब इक्वल रिच है, मतलब दोनों देशों के लोग के पास का पैसा, मतलब के पास सेम पैसा है, सेम अमाउंट का पैसा, ये नहीं हो सकता है। समझ गया? एक देश में धन के वितरण समान हो सकता है। हो सकता है कि एक देश में है कि चलो भाई सबका धन 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास है, लेकिन दूसरे में अधिकांश धन कुछ लोगों के पास हो सकता है। जैसे हम बताएं कि हमारे देश में केवल 2 लोगों के पास ही हमारे देश का, मतलब 5 से 10% की धन चला जाता है, 2 लोगों के पास ही, बात समझिए, इसलिए के हाथों में केंद्रित हो सकता है, और बाकी लोग बहुत गरीब हो सकते हैं। अब बाकी लोग, कोई देख लीजिए, कोई मजदूर हो गया जिसके पास जमीन नहीं है, उसके पास कितना पैसा होता है, बहुत कम, खाना बेचारा भी नहीं खरीद पाता है। समझ गया? तो एक आदमी है कि 100 करोड़, 200, 1000 करोड़, 5 लाख करोड़ का संपत्ति लेकर बैठा है, एक आदमी है जिसके पास खाना भी नहीं है। तो जब उस देश की तुलना अगर आप औसत आय से करिएगा, तो मतलब ये एक अच्छा नहीं हो पाएगा। क्यों? एक अच्छा तुलना करने का मापदंड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बस भाई एक अमीर है, एक गरीब है, ये तो दिखाई नहीं रहा है औसत है। समझ गया? मान लीजिए एक आदमी कमा रहा है 20,000 रुपया, और एक आदमी कमा रहा है 1,000 रुपया, तो औसत निकालिएगा तो कितना होगा? 21,000, यानी 21,000 से भाग दीजिएगा तो 10,500। तो बताइए, उस देश को अगर औसत आय निकालिएगा तो कितना होगा? वहाँ 10,500 रुपया बताएगा। तो बताइए, बाहरी वालों को लगेगा कि भाई इसके पास भी 10,500 है, इसके पास भी 10,500 है, तो सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 20,000 रुपया है, इसके पास मात्र 1,000 रुपया। समझ गए? इसलिए औसत आय से हम किसी देश का विकास नहीं नाप सकते हैं, बढ़िया से नहीं नाप सकते हैं, नाप सकते हैं लेकिन बढ़िया से नहीं। हो सकता है कि उस देश का एक आदमी बहुत अमीर है, एक आदमी बहुत गरीब है। समझ गया? बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब 6ठा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग।
हमारा छठा क्वेश्चन है और यही लास्ट रहने वाला है, क्योंकि समय बहुत पार हो चुका है, मतलब बहुत अधिक हो चुका है, इसलिए और हम ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी का नाम है, समझ गए, सतत विकास। तो इसी का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो आपको अच्छे मतलब ये अच्छा से पता ही होगा सतत विकास किसे कहते हैं। इस तरह प्राकृतिक संसाधनों को यानी नेचुरल रिसोर्सों को उपयोग करना ताकि ये खत्म ना हो, इसका कोई गलत उपयोग ना हो और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे, समझ गए। इसमें हम लोग दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे, यानी नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे, दो प्रकार के हो गया, नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय, रिन्यूएबल तथा नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय वही होता है जो प्राकृतिक द्वारा फिर से बन जाता है, और गैर नवीकरणीय यही होता है जो प्राकृतिक द्वारा फिर से बनने में बहुत समय लगता है, बनता है लेकिन बनने में बहुत समय लगता है, हजारों साल, 10,000, 20,000, 40,000 साल, समझ गए। तब तक आप उपयोग करके मर जाइएगा, कितना पीढ़ी पार हो जाएगा। इसलिए उसको उन संसाधनों को इस प्रकार यूज करना ताकि आने वाली पीढ़ी उससे बढ़िया से उपयोग कर सके, लाभ उठा सके, उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसका यही है क्वेश्चन, यही है सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, बताइए। इससे इस सतत विकास से आप क्या समझते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना कि हम लोग इसका पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट को लाया गया क्यों। वही सतत विकास एक का अर्थ है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे, मतलब जो आप फायदा उठा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस का, समझ गए, उससे आप फायदा उठाइए, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता से कोई समझौता ना करें, यानी उसको बर्बाद ना कर दें, ताकि बर्बाद ना कर दें कि आने वाले पीढ़ी उसका उपयोग ही नहीं कर पाए। हवा गंदा हो गया आजकल, पानी घट रहा है, तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगा। इसलिए ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसा विकास करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसका प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, ऐसे यही होता है। तो ये फिर है क्षमता से कोई समझौता ना हो, यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन यानी अत्यधिक गलत तरह से उपयोग करना, यानी बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेना, वही होता है अत्यधिक दोहन का मतलब। इसका अत्यधिक दोहन भविष्य के विकास को रोक देगा, बस यही है। तेल खत्म हो जाएगा आज, हवा गंदा हो जाएगा, तो आने वाला पीढ़ी के लिए विकास रुक जाएगा। यदि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे भावी पीढ़ियां या जो आने वाली पीढ़ियां हैं, पीढ़ियों के पास वे संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे जिससे विकास रुक जाएगा, समझ गए। आज आप खर्चा कर दीजिए, पानी गंदा कर दीजिएगा, हवा गंदा कर दीजिएगा, तेल खत्म कर दीजिएगा, तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगा, वही है। इसलिए हम लोग सतत विकास करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम डिस्कस कर देंगे, छोटा वीडियो होगा 20 मिनट का। बाय।